तो बहुत दिनों बाद वेलकम बैक टू आस्क नट का एक और एपिसोड जहां आपके क्वेश्चंस एंड थ्योरीज पे मैं डिस्कशन करता हूं। एंड आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हिमांक गोला का। इन्होंने बोला कि क्योंकि अब गाया के पास कैरल डेनवर्स का डीएनए है तो उसके दी मार्वल्स में प्लेस स्वैप करना चाहिए कैरल, कमाला एंड मोनिका के साथ। तो उसके दी मार्वल्स में दिखने के क्या चांसेस हैं? सही बोलूं तो मुझे ना के बराबर चांसेस लग रहे हैं। रीजन ये कि दी मार्वल्स में वो तीनों आपस में स्वैप कर क्यों रहे हैं, इसका लॉजिक अभी तक रिवील नहीं हुआ है। इवन अगर आपका डीएनए वाला लॉजिक भी लगाएं तो कैरल, कमाला एंड मोनिका तीनों के पावर का सोर्सेस भी अलग है एंड क्लियरली तीनों सेम डीएनए भी शेयर नहीं करती हैं। डीएनए क्या, तीनों का रेस ही बिल्कुल अलग है। तो डीएनए से प्लेस स्वैप करने का कोई कनेक्शन मुझे तो अभी फील नहीं होता है। तो ये सोचना क्योंकि अब गाया के पास कैरल का डीएनए है तो वो भी प्लेस स्वैप करेगी, ये गलत ही होगा। एंड तीनों का प्लेस स्वैप क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, ये मूवी आने पर ही पता चलेगा। सुगर ड्रॉज आर्ट ने लोकी सीजन 2 से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है एंड बेसिकली इनका यही क्वेश्चन है कि भाई अगर ही हू रिमेन्स ने एमसीयू में अभी तक सारे इवेंट्स को प्लान किया था विद इन सैक्रेड टाइमलाइन, तो लिविंग ट्रिब्यूनल, वॉचर, एरिशेम, इटर्निटी ये सब कहां स्टैंड करते हैं। बेसिकली इन्होंने एमसीयू में पावर की हायरार्की पूछी है एंड ये जानना चाहते हैं कि ही हू रिमेन्स सुपर है या फिर इटर्निटी एंड लिविंग ट्रिब्यूनल जैसे कैरेक्टर्स। तो देखो, इसके लिए समझना होगा कि आखिर ही हू रिमेन्स कर क्या रहा था। ही हू रिमेन्स एक्चुअली में मल्टीवर्स का सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो सब कुछ प्लान नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहीं पर इंटरफेयर कर रहा था जहां ऐसा कोई टाइम ब्रांच बने जिससे कि उसके वेरिएंट्स के आने के चांसेस हो और मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाए। इसलिए जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया या फिर कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाकर रुक गया तो टीवीए ने वहां कभी इंटरफेयर किया ही नहीं, क्योंकि उस इवेंट से कैंग के दूसरे वेरिएंट्स नहीं बन रहे थे। एक तरह से ही हू रिमेन्स का जो मोटिव था वो इटर्निटी एंड लिविंग ट्रिब्यूनल जैसे कैरेक्टर्स के आगे कुछ वैल्यू ही नहीं रखता। इटर्निटी जहां पूरे एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, वहीं लिविंग ट्रिब्यूनल जो है वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ, ही हू रिमेन्स किसी भी वे में इटर्निटी या फिर लिविंग ट्रिब्यूनल को कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं वॉचर और सेलेस्टियल्स की बात करें तो हाँ, ही रिमेन्स जो कर रहा था वो इनके लेवल की बात तो हो सकती है, लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से बोल दूं, ही हू रिमेन्स किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा था। उसको बस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हर चीज की नॉलेज थी एंड उसे पता था कि किस टाइम ब्रांच को रिमूव करने से मल्टीवर्सल वॉर को रोका जा सकता है। तो बस इसी मल्टीवर्स पे नजर रखने के लिए उसने टाइम के एंड में टीबीए का क्रिएशन किया और अपने काम में लग गया। सैन खारा ने पूछा है कि अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र के साथ अस्त्र वर्ष आ चुका है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस मूवीज जैसे कि रुद्राक्ष, नक्शा, इन सब के रेलिक्स को यूज किया जाए। तो देखो, ऑब्वियसली हमारे कल्चर में इस तरह के जितने भी पुराने रेलिक्स का मेंशन किया गया है उन सबको वो इस यूनिवर्स में तो यूज कर ही सकते हैं एंड ऑब्वियसली उन प्रीवियस मूवीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। आई गेस आपको यहाँ उन मूवीज को मेंशन भी नहीं करना चाहिए था, बट हाँ, हमारे कल्चर से कनेक्ट करके जैसे उन मूवीज में करण कवच, रुद्राक्ष इन सबको दिखाया गया है वो अस्त्र वर्ष में भी दिखाया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसके लिए इस यूनिवर्स को अपने प्रेम अस्त्र से आगे बढ़ना पड़ेगा एंड मेरे हिसाब से स्टोरी को थोड़ा और इंडियनाइज करना होगा, कल्चरली एक्यूरेट करना होगा, कल्चर से कनेक्ट करना होगा। और हाँ, ऐसा सक्सेसफुली इन्होंने अगर कर दिया तो इस यूनिवर्स को फॉर श्योर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद एक और क्वेश्चन ही हू रिमेन्स से रिलेटेड ही आया है कि ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर जीता था एंड सैक्रेड टाइमलाइन बनाया था, लेकिन कोई किसी को मल्टीवर्स ट्रैवल करने से कैसे रोक सकता है? तो यार, लोकी में क्लियरली दिखाया गया है कि वो किसी को भी टाइम ब्रांच बनाने से रोकता है। टाइम ब्रांच से क्या होता है कि एक तरह से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स के बीच एक ब्रिज बन जाती है, जिससे कि लोग एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाते हैं, स्पेशली नॉर्मल ह्यूमंस लाइक कैंग जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब सिंस वो टाइम ट्रैवलर है तो उसको पता है कि किस टाइम ब्रांच से कैंग का वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, तो वो उस पार्टिकुलर टाइम ब्रांच को प्रून करवा देता है एंड इसी वे में वो किसी को भी मल्टीवर्स ट्रैवल करने से रोक पाता है। देन इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि कैंग टाइम ट्रैवलर है तो क्या वो पास्ट में जाके ही हू रिमेन्स को रोक नहीं सकता? तो भाई, आपके इस क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ गया कि आपने एंड गेम अच्छे से देखा नहीं है या फिर वो मूवी आपको समझ में नहीं आई है, क्योंकि वहां क्लियरली रिवील किया गया है कि पास्ट में ट्रैवल करने से प्रेजेंट को चेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे एक नया टाइम ब्रांच बनेगा, नया टाइमलाइन बन जाता है। तो हाँ, पास्ट में ट्रैवल करके कुछ चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद अंशुमन ने पूछा है कि क्या अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड आगे के फेजेस में जो इंट्रोड्यूस होंगे, क्या वो सब सीक्रेट वॉर्स में एक साथ असेंबल होंगे? अभी ऐसा सोचना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उनके हिसाब से ये वियर्ड भी लगेगा कि स्ट्रीट लेवल के सुपर हीरोज जैसे कि डेयरडेविल, पनिशर एटसेट्रा कैंग से या फिर दूसरे मल्टीवर्सल लेवल के विलन से फाइट करेंगे।
अलोंगसाइड डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर या फिर फैंटास्टिक फोर। तो हाँ, आई नो ये डाउट आपका कहां से आ रहा है। नो डाउट उस वे में सोचोगे तो ये अजीब जरूर फील होगा कि भाई आखिर ऐसा होगा भी तो ऑन स्क्रीन ये लोग कैसे दिखा पाएंगे, कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन यार ऐसा ही होगा, ये आपको किसने बोल दिया। अब पहले कैंग डायनेस्टी की बात करें तो वहां इसे हैंडल बहुत ही इजीली किया जा सकता है, क्योंकि जितनी वैरायटी सुपर हीरोज के हैं उतनी ही वैरायटी कैंग के वेरिएंट्स के भी हैं। स्ट्रीट लेवल के हीरोज को स्ट्रीट लेवल के कैंग से फाइट करना होगा, एंड जो पावरफुल वेरिएंट्स हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर जैसे कैरेक्टर से भिड़ सकते हैं। देन इसके बाद आता है सीक्रेट वॉर्स। तो सीक्रेट वॉर्स को अगर कॉमिक बुक से इंस्पायर होकर बनाया गया तो वहां कभी भी मेजर विलन वर्सेस मेजर सुपर हीरोज ऐसी स्टोरी नहीं थी, बल्कि वहां एक मेजर पार्ट था जहां सुपर हीरोज के वेरिएंट्स ही आपस में लड़ रहे थे। मतलब थॉर का एक वेरिएंट थॉर के दूसरे वेरिएंट से लड़ेगा, एंड सेम पनिशर का एक वेरिएंट उसके दूसरे वेरिएंट से लड़ेगा। सीक्रेट वॉर्स का एक मेजर पोर्शन ही इनकर्जन था, जहां यूनिवर्स वर्सेस यूनिवर्स हो रहा था, एंड इन द एंड एक न्यू मल्टीवर्स का बिगनिंग भी हुआ था। तो आई गेस वहां भी ऐसा इशू नहीं होने वाला। देखो आपको अजीब इसलिए फील हो रहा होगा क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो कि जो हमने एंड गेम में देखा है वही हमें फिर से सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। एक मेजर असेंबल जिसमें सुपर हीरोज किसी एक मेजर विलन से लड़ रहे होंगे, बट मोस्टली सीक्रेट वॉर्स में हमें हीरोज वर्सेस हीरोज ही मिलने वाला है, जहां जो सुपर विलन्स होंगे वो बस अपना माइंड गेम खेल रहे होंगे। देन एक और सिमिलर क्वेश्चन आया है कि भाई मार्वल का फ्यूचर है कि नहीं फेज 6 के बाद, मतलब सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो देखो जैसा मैंने अभी तक बोला कि ऑब्वियसली फ्यूचर है स्टोरी वाइज, जहां एक नया मल्टीवर्स स्टार्ट हो जाएगा। कह सकते हो कि एक सॉफ्ट रिबूट की पॉसिबिलिटी है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद। इस रिबूट में हमें न्यू आयरन मैन, न्यू थॉर से लेकर न्यू कैप्टन अमेरिका सब कुछ मिल सकते हैं। एंड बिजनेस वाइज भी सोचो तो मार्वल स्टूडियोज तब तक मूवीज बनाते रहेंगे जब तक इनका प्रॉफिट होता रहेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉफिट है तो फ्यूचर है। वंशिश ने जॉन विक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि क्या जॉन विक जिंदा है, क्योंकि एंडिंग के सीन में उसका डॉग अचानक से कहीं और देखता है। अब देखो इस पे मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ना ही ज्यादा टाइम लूंगा। मैं खुद डायरेक्टर का स्टेटमेंट ही बता देता हूँ। तो इसके डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स्की ने बोला कि मूवी की 2 एंडिंग शूट की गई थी। एक में जॉन विक 100% मर जाता है, जो कि मूवी में यूज नहीं किया गया। एंड सेकंड सीन जो हमें दिखाया गया है मूवी में, उसमें इस बात को थोड़ा एम्बिगुअस रखा गया है कि हाँ भी और ना भी। एक तरह से उन्होंने ऐसा माइनर हिंट देकर ओपन एंडिंग रख दी है जिससे वो लोग चाहे तो जॉन विक को इन फ्यूचर जिंदा भी कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो ये मूवी एक प्रॉपर कंक्लूजन तो दे ही देती है। पर हाँ ये भी है कि जॉन विक चैप्टर 4 बनने से पहले चैप्टर 5 बनने का भी डिसीजन लिया जा रहा था, डिस्कशन चल रहा था। अब डिपेंड करता है कि इसके आगे आने वाले स्पिन ऑफ सीरीज द कॉन्टिनेंटल या फिर मूवी जो आ रही है बैलेरिना, ये कैसा परफॉर्म करती है। मेरे अकॉर्डिंग जॉन विक चैप्टर 4 की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन देती है इस कैरेक्टर के ओवरऑल जर्नी को। तो इसके आगे की स्टोरी की जगह अगर प्रीक्वल बनाया जाए तो मेरे लिए ज्यादा सेंस बनेगा, ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। फिर भी आपके इस पे क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। यहीं पर एक और क्वेश्चन आया है कि कॉमिक्स में म्योनिर एक मैजिकल एंटिटी होती है, जब हेला ने उस हैमर को तोड़ा तो उस मैजिकल एंटिटी का क्या हुआ। अब देखो आपने खुद ही आंसर दे दिया है कि कॉमिक्स में ऐसा होता है। एमसीयू में अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि म्योनिर के अंदर एक मैजिकल एंटिटी है। हाँ इस पे ओडिन ने अपना वर्दीनेस वाला एक स्पेल जरूर डाला था, आई गेस वो अभी तक काम भी कर रहा है। एंड हाँ एमसीयू के कई मोमेंट पे ये भी दिखाया गया है कि म्योनिर अपने आप में भी सेंटिएंट है, मोस्टली ओडिन के स्पेल के चलते। इसलिए शायद लव एंड थंडर में म्योनिर ने जेन फॉस्टर को चूज किया था। तो हाँ हेला के तोड़ने के बाद भी म्योनिर पे ऐसा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, तभी तो लव एंड थंडर में म्योनिर काम कर रही थी। बाकी अभी तक ऐसी किसी मैजिकल एंटिटी को इन्होंने एमसीयू में कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ ओडिन के स्पेल से इसमें सेंटियंस है। इन द एंड पुष्पक ने पूछा है कि थॉर इटर्निटी के बारे में जानता था तो उसने टोनी, लोकी, नताशा इन सबको क्यों रिवाइव नहीं किया। पबजी थोड़ी खेलना था जो रिवाइव करेंगे। मजाक से हटकर तो देखो वैसे मैं लव एंड थंडर याद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने जल्दी से भगा कर कुछ सीन्स देखे और इसका आंसर हमें एक सीन में मिल जाता है। तो देखो थॉर को इटर्निटी के बारे में फॉर श्योर पहले से पता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहां तक जाते कैसे हैं। ये उसको तब पता चला जब गौर के ठिकाने पे उसने उसके नोट्स देखे जिसमें क्लियरली मेंशन था कि भाई वहां बाइफ्रॉस्ट के पावर से जाया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रॉस्ट के पावर्स को समन कर सकता है। तो इस मोमेंट पे जाकर उसको पता चला कि भाई इटर्निटी तक पहुंचते कैसे हैं। एंड इससे पहले उसको बस इटर्निटी के बारे में पता था। तो हाँ जब वो वहां जा ही नहीं सकता था तो रिवाइव करना तो दूर की बात है। तो यार ये था आस्क नट का एपिसोड। होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगले एपिसोड के लिए फिर से आप लोग क्वेश्चन कमेंट कर देना, एंड प्लीज एक कमेंट में एक ही क्वेश्चन करना। और ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना।
और म्योनिर की ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए, कॉमिक बुक में कैसे बना था म्योनिर ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड बारबी की मार्केटिंग समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।